स्टडी वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। अच्छा, दुनिया में सरकार चलाने का सबसे पॉपुलर तरीका कौन सा है? जी हाँ, लोकतंत्र। पर सवाल ये है कि आखिर ये लोकतंत्र है क्या और हमें इसकी जरूरत ही क्यों है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। देखिए, लोकतंत्र का मतलब है सरकार का एक ऐसा सिस्टम जिसमें रूलर्स यानी शासकों को लोग खुद चुनते हैं। सुनने में ये बहुत सिंपल लगता है ना, पर यकीन मानिए इसी एक लाइन पर हमारी आज की पूरी बातचीत टिकी हुई है। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले तो एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर देखेंगे कि लोकतंत्र की 4 सबसे खास बातें क्या हैं। उसके बाद एक मजेदार बहस करेंगे कि भाई ये बेस्ट क्यों है। फिर ये भी जानेंगे कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ सरकार से बढ़कर क्या है, और आखिर में सब कुछ फटाफट रिवाइज कर लेंगे। तो एक असली डेमोक्रेसी या लोकतंत्र आखिर किन पिलर्स पर खड़ा होता है? चलिए एक एक करके लोकतंत्र के उन 4 सबसे जरूरी फीचर्स को समझते हैं। वो फीचर्स जो किसी भी डेमोक्रेसी को आप कह सकते हैं मजबूत बनाते हैं। तो पहला और सबसे जरूरी पिलर देखिए, देश के बड़े और जरूरी फैसले लेने की पावर सिर्फ और सिर्फ उन लीडर्स के पास होनी चाहिए जिन्हें लोगों ने वोट देकर चुना है। मतलब सिर्फ इलेक्शन करा देना काफी नहीं है, असली ताकत तो चुने हुए लोगों के हाथ में होनी चाहिए ना। इसको समझने के लिए पाकिस्तान का केस देखते हैं। जनरल मुशर्रफ के टाइम पर वहां इलेक्शन तो हुए, लेकिन पता है क्या, देश के जो बड़े फैसले थे ना, वो लेने की असली पावर आर्मी के अफसरों और खुद जनरल मुशर्रफ के पास थी, चुने हुए नेताओं के पास नहीं। तो ये तो लोकतंत्र के पहले रूल का सीधा सीधा उल्लंघन हो गया। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पिलर पर। देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ इलेक्शन कराना नहीं है। इलेक्शन फ्री और फेयर यानी स्वतंत्र और निष्पक्ष भी होने चाहिए। मतलब लोगों के पास एक असली चॉइस होनी चाहिए, ताकि अगर वो चाहें तो मौजूदा सरकार को हटाकर किसी और को ला सके। इसको भी 2 एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे चीन में, वहां सिर्फ एक ही पार्टी को रूल करने की इजाजत है, तो लोगों के पास असल में कोई चॉइस ही नहीं है। दूसरी तरफ मेक्सिको में एक पार्टी थी जो दशकों तक जीतने के लिए गलत सलत तरीके अपनाती रही। अब ये दोनों ही सिचुएशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन के रूल के एकदम खिलाफ हैं। अब तीसरा पिलर जो कि पॉलिटिकल इक्वालिटी के बारे में है, इसका फंडा बहुत सिंपल है। एक इंसान एक वोट, और हर वोट की कीमत बराबर। मतलब देश के हर एडल्ट सिटीजन के पास एक वोट होगा और हर किसी के वोट की वैल्यू सेम होगी। किसी का वोट ज्यादा या कम इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता। और ये रहा हमारा चौथा और आखिरी पिलर, कानून का राज। इसका मतलब ये है कि एक डेमोक्रेटिक सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती। उसे कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के बनाए कानूनों और लोगों को जो अधिकार मिले हैं उनकी लिमिट में रहकर ही काम करना पड़ता है। सीधी सी बात है, सरकार कानून से बड़ी नहीं है। जिम्बाब्वे का केस इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। वहां की सरकार अक्सर संविधान को इग्नोर कर देती थी। ऑपोजिशन पार्टीज हों या आम नागरिक, उनके बेसिक राइट्स की भी कोई इज्जत नहीं थी। और यही दिखाता है कि जब रूल ऑफ लॉ नहीं होता तो डेमोक्रेसी कैसे खतरे में पड़ जाती है। तो हमने डेमोक्रेसी के इन 4 मजबूत पिलर्स को तो समझ लिया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिस्टम एकदम परफेक्ट है? क्या इसमें कोई कमी नहीं हो सकती? चलिए अब जरा इसी पर एक बहस छेड़ते हैं। तो अब बारी है एक डिबेट की। हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी के खिलाफ क्या तर्क दिए जाते हैं और इसके पक्ष में क्या कहा जाता है। इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि इतनी सारी कमियों के बाद भी आखिर क्यों इसे सबसे बेस्ट माना जाता है। तो देखिए, जो लोग इसके खिलाफ हैं वो कहते हैं कि इसमें लीडर बदलते रहते हैं, तो इंस्टेबिलिटी आती है, फैसले लेने में बहुत देर लगती है और करप्शन का भी चांस रहता है। लेकिन जो इसके फेवर में है वो कहते हैं कि भाई इसमें सरकार ज्यादा अकाउंटेबल यानी जवाबदेह होती है और इससे बेहतर फैसले लिए जाने की उम्मीद भी बढ़ जाती है। अगर हम डेमोक्रेसी के फेवर में तर्कों की बात करें तो 5 बड़े पॉइंट्स सामने आते हैं। पहली बात, इसमें सरकार की जवाबदेही ज्यादा होती है। दूसरी, क्योंकि इसमें डिस्कशन होता है, बहस होती है, तो फैसले बेहतर होने के चांस बढ़ जाते हैं। तीसरी, ये अलग अलग विचारों और झगड़ों को शांति से सुलझाने का एक रास्ता देती है। चौथी बात, ये हर नागरिक की डिग्निटी यानी सम्मान को बढ़ाती है। और पांचवी, ये हमें अपनी ही गलतियों को सुधारने का मौका देती है। अब एक रियल वर्ल्ड टेस्ट देखते हैं, एक ऐसा किस्सा जो डेमोक्रेसी की अहमियत को एकदम साफ कर देगा।
बात है 1958 से 1961 की। इस दौरान चीन में इतिहास का सबसे खतरनाक अकाल पड़ा था। और ध्यान देने वाली बात यह है कि उस वक्त भारत की इकोनॉमिक हालत भी कोई चीन से बहुत अच्छी नहीं थी। और ये जो आंकड़ा है ना, ये सच में चौंकाने वाला है। उस अकाल में चीन में करीब 3 करोड़ लोगों की जान चली गई थी। सोचिए, 3 करोड़! ये दुनिया के सबसे बड़े अकाल में से एक था। और ये सब हुआ एक नॉन डेमोक्रेटिक यानी गैर लोकतांत्रिक देश में। तो सवाल यह है कि भारत में वैसा अकाल क्यों नहीं पड़ा? जवाब सिंपल है, क्योंकि भारत में एक डेमोक्रेटिक सरकार थी जो लोगों की ज़रूरतों के लिए ज़्यादा जवाबदेह थी। यहाँ सरकार की आलोचना हो सकती थी, उसे अगले इलेक्शन में हारने का डर था और इसी डर की वजह से उसने जनता के लिए काम किया। यही तो है लोकतंत्र की असली पावर। अच्छा, तो क्या डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ वोटिंग, इलेक्शन और सरकार बनाना ही है? बिल्कुल नहीं। लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा मतलब है जो हमारी डेली लाइफ से भी जुड़ा हुआ है। ये बात बहुत गहरी है। एक असली डेमोक्रेसी में किसी भी फैसले से जिन जिन लोगों पर असर पड़ने वाला है, उन सब से बातचीत करना और उनकी सहमति लेना शामिल होता है। मतलब ये हुआ कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है, ये तो एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत है। और इस प्रिंसिपल को हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं जहां फैसले लिए जाते हैं। सोचिए, घर में कोई डिस्कशन हो रहा हो या क्लासरूम में कोई मीटिंग, जब सबकी राय सुनी जाती है और मिलकर कोई फैसला लिया जाता है, बस वही तो असली डेमोक्रेटिक स्पिरिट है। चलिए, तो फटाफट से आज के सारे मेन पॉइंट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो आज हमने क्या सीखा? पहली बात, लोकतंत्र मतलब लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार। और इसके 4 पिलर्स याद है ना? पहला, बड़े फैसले चुने हुए लीडर्स लेंगे। दूसरा, इलेक्शन फ्री और फेयर होंगे। तीसरा, एक इंसान एक वोट एक वैल्यू। और चौथा, कानून का राज होगा और लोगों के अधिकारों की इज्जत होगी। तो आखिर में एक सवाल मैं सबके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। जरा सोचिए, हम अपनी कम्युनिटी में, अपने आसपास इस डेमोक्रेटिक स्पिरिट को, इस लोकतांत्रिक भावना को और मजबूत कैसे बना सकते हैं? तो अगर लोकतंत्र का ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया तो स्टडी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।